Hello everyone, welcome to Melbourne app and today we are going to discuss about second law of motion. सेकंड लॉ की बात करेंगे आज। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी यूजफुल टॉपिक है। आगे वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज में एक्सेस यूजेस का, बेशुमार यूजेस का। जितने भी चैप्टर पढ़ोगे सब जगह पर इस फॉर्मूला का यूज होना ही होना है। एक ना एक बार तो जरूर काम आएगा, कंफर्म है। कोई भी चैप्टर पढ़ो आप, चाहे आप सेंटर ऑफ मास में जाओ, चाहे आप रोटेशन में जाओ, चाहे एसएचएम में जाओ, चाहे वेव्स में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कहीं ना कहीं इसका एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो मतलब ये मान के चलो कि ये बेसिक चैप्टर चल रहे हैं आपके भी। ठीक है, बेसिक चैप्टर चल रहे हैं। अब इसमें जो सबसे पहले बात करें सेकंड लॉ के बारे में, सर ये बात बाद में करूंगा, पहले बात करने वाला मैं मोमेंटम के बारे में। सर मोमेंटम चीज क्या होती है? ठीक है, मोमेंटम की सिंपल सी बात करो तो फॉर्मूला वाइज बोले तो मोमेंटम क्या बोलते हो? मास इनटू वेलोसिटी। किसी बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी कितना है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है मोमेंटम। लेकिन सर तो फॉर्मूला है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस चीज का? मतलब यह है कि किसी बॉडी के पास कितना अमाउंट ऑफ मोशन है ये शो करता है मोमेंटम। किसके पास कितना अमाउंट ऑफ मोशन है ये दिखाएगा मोमेंटम। अब बात कर रहा हूं मोमेंटम के बारे में, तो देखो क्या बोल रहे हैं कि जो मोमेंटम है इसका जो सिंबल हमारे पास होता है वो होता है P। ठीक है, मोमेंटम का सिंबल होता है P वेक्टर। लिखते हो किससे? m इंटू वी वेक्टर। सर वेलोसिटी खुद भी एक वेक्टर क्वांटिटी और मास एक स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले बात करूं मोमेंटम के बारे में। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि डिफाइन करने का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ने वाली है। बात करें यूनिट की, यूनिट क्या होगा सर? मास इंटू वेलोसिटी है। मास का यूनिट होता है केजी और वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक, बात कर सकते इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला तो देखो केजी की पावर 1, लेंथ का पावर 1, सेकंड का पावर 1, तो ये होगा m1 l1 t-1। तो ये होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मोमेंटम का। ठीक है, ये तो इसकी कुछ बेसिक चीजें हुई। बात करें सर इसका फॉर्मूला हमारे पास m इंटू वी वेक्टर हो गया। ठीक है, अब हो क्या रहा है, बेसिकली आपने एक वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर टर्म से मल्टीप्लाई किया हुआ है। एक वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर टर्म से मल्टीप्लाई किया हुआ है। और ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं वेक्टर वाले चैप्टर में कि अगर आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर टर्म से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है जब तक कि वो टर्म पॉजिटिव हो। मतलब देखो मास कभी जिंदगी में नेगेटिव हो नहीं सकता, मास हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू रहेगी और किसी गिवन बॉडी के लिए, किसी गिवन ऑब्जेक्ट के लिए ये एक हमारे पास पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक, अब अगर मैं एक वेक्टर को किसी पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगी। सर कहने का सेंस ये है कि जो डायरेक्शन p वेक्टर है, डायरेक्शन जिसका p वेक्टर है वो इसके पैरेलल आएगा, मतलब कि दोनों का डायरेक्शन सेम आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि सर जो p वेक्टर होता है ना वो पैरेलल होता है किसके? वेलोसिटी v वेक्टर के। मतलब कि इनके बीच में थीटा जो आएगा हमेशा 0 डिग्री ही आएगा, जहां पर वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम वेक्टर आएगा p इक्वल टू m इंटू वी वेक्टर। ठीक है, तो किसी बॉडी के पास कितना अमाउंट ऑफ मोशन है वो दिखाता है टर्म मोमेंटम। और बहुत ज्यादा काम की चीज है, आगे आने चैप्टर में बहुत ज्यादा ही यूज है इस चीज का। ठीक है, तो ये मेरे पास है मोमेंटम। अब इस पे से भी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपको कुछ एक स्टैंडर्ड एक दो टाइप बताता हूं, पहले उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो पहली बात करते हैं अपन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन के बारे में। देखो मानो कि मेरे पास एक यहाँ पे एक वर्टिकल वॉल मान लेते हैं। ठीक, एक वर्टिकल वॉल मान लिया हमने, ऐसे कुछ हमारे पास वॉल है। कोई ऑब्जेक्ट था, बॉल मान लेते हैं। ठीक है, एक बॉल को हमने थ्रो किया। ठीक है, एक बॉल हमने थ्रो किया। ठीक, ऐसा कुछ। अब क्या बोल रहा हूं कि जब मैंने बॉल की बात की, इसका मास हमें कितना m दे रखा है, किसी स्पीड v के साथ आया इस डायरेक्शन में, इस बॉल से टकराया, टकराने के बाद वही मास सेम स्पीड से अपर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया। समझ रहे हैं कि ऐसे आया था, किसी मास m है, किसी स्पीड v के साथ इस डायरेक्शन में आया है, टकरा के यहां से वापस उस तरफ जा रहा है। ठीक है, हमने इतना बोला हुआ है कि सर आने की स्पीड और जाने की स्पीड सेम थी। ठीक, अब अगर मैं बोलूं कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो जिसके दिमाग में आया है कि सर इसका आंसर क्या 0 होना चाहिए, वो हो गए फेल।
क्यों सर? आपने तो बोला है कि मोमेंटम क्या मास इंटू वेलोसिटी होता है, गया तब भी m इंटू वी, आया तब भी m इंटू वी, चेंज तो हुआ ही नहीं तो जीरो आना चाहिए, है ना? सबके दिमाग में यही आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता बाबू, हम क्या बोल रहे हैं कि बेटा ये एक वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन दिखाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन नहीं दिखाऊंगा तो ऐसे ब्लंडर होते रहेंगे और गिफ्ट में -1 मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे कलाकारी नहीं करनी है, समझाना क्या है सर, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या सर? ठीक है, मान लिया आपकी बात। इनिशियल में बात करता हूं सर, पी इनिशियल मोमेंटम की बात करूं, अगर सिर्फ वैल्यू की बात किया जाए किसी वेक्टर को दिखाने के लिए, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों दिखाना होता है। ठीक, तो मैग्नीट्यूड तो सर बराबर हुआ m इंटू वी के। ठीक है, डायरेक्शन की बात करूं, क्या ये इस तरफ आ रहा है? करेक्ट, तो हम क्या बोलते हैं सर, ये डायरेक्शन होती है मेरे पास +x, ये होता है +y। ठीक, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो i कैप से, इसको करते हो j कैप से। करेक्ट, तो सर ये जा रहा है x के अपोजिट, मतलब कि इसका डायरेक्शन होगा -i कैप। किसी को कोई दुविधा? ठीक है, तो यहां तक हमारे पास चीज होती है क्लियर। अब बात करते हैं सर फाइनल मोमेंटम ये रहा, टकराने से पहले, टकराने के बाद। ठीक है, आया था इस तरफ, जा रहा है इस तरफ। ठीक है सर, अब ये जा रहा है +x में सेम वैल्यू के साथ, लिख दे तो m इंटू वी, कहां पर सर? i कैप में। बिल्कुल सही बात है। अब सर मैं पूछ रहा हूं सर, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम में चेंज कितना आया है, मतलब कि डेल्टा p वेक्टर। तो क्या होगा? p फाइनल वेक्टर माइनस p इनिशियल वेक्टर। ठीक, ऐसा कुछ हमारे पास पिक्चर में देखने को आया है। अब सर p फाइनल की वैल्यू कितनी मेरे पास? m v i कैप था, और इसका वैल्यू m v माइनस i कैप था। करेक्ट, अब सर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आप सिंपल यहाँ पे क्या लिखोगे, ये हुआ m v i कैप, ये भी हो गया प्लस में, ये हो गया m v i कैप, दोनों हो जाएंगे ऐड, कितना? 2m v i कैप। ये मेरे पास डेल्टा p वेक्टर आया है। अगर मैं सिर्फ इसके वैल्यू की बात करूं सर, मोमेंटम में चेंज का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना सर? 2mv आ रहा है। और बहुत कॉमन चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आने वाले कहीं चैप्टर में आप इसके बारे में देखोगे, इसको यूज भी करोगे, तो दिमाग में बैठा लो कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉल हुआ, सरफेस पे नॉर्मल इंसिडेंट हुआ है। क्या बोल रहा हूं सर? नॉर्मल इंसिडेंट हुआ है। चाहो तो लिख देते हैं यहां पर, बॉल इंसिडेंट नॉर्मली ऑन सरफेस। सर नॉर्मल का मतलब क्या है? नॉर्मल का मतलब अलग है कि सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे देखो ये यहां पर आया होगा तो ऐसे 90 डिग्री एंगल फॉर्म किया होगा। ठीक है सर, ये अलग अलग क्यों दिखा रखा है? अलग अलग दिखा रखा है कि जाएगा तो इसी लाइन के अलोंग, बस अलग दिखाया होता है कि आप पिक्चर समझ पाओ कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है एक कहानी खत्म कि सर अगर बॉल सरफेस पे नॉर्मल इंसिडेंट हो, सरफेस के परपेंडिकुलर आके टकराए और सेम स्पीड से वापस चला जाए, सेम स्पीड से वापस चला जाए, अगर इसको एक नाम देना चाहूं कि स्पीड में कोई लॉस नहीं हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक क्यों बोलते हैं, ये भी एक बड़ी कहानी, इसको बाद में बात किया जाएगा, बट फिलहाल के लिए सिर्फ इसको इतना याद रखो कि मैं पूछ लेता है कि ऑब्जेक्ट आया, इलास्टिक कोलिजन किया, तो उसके मोमेंटम में कितना चेंज आया। तो समझना कि इलास्टिक का सीधा सिंपल सा मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आया, मतलब उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया, वैल्यूज की बिल्कुल सेम रही है। आया v से था, v से ही वापस चला गया, तो हमने पूरे चेंज निकाला, ये फॉर्मूला निकल के आया जिसको हमें याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं कि सर अगर नॉर्मल ना गिरे तो किसी एंगल पे आ जाए तब क्या करें, उसकी बात कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं कि सर मानो मेरे पास एक सरफेस इस तरह से, ठीक, और इस पर हमारे पास एक बॉल आने वाली है। ठीक है, एक बॉल आने वाली है। ठीक है, दिखा देते हैं, ये बॉल आया मेरे पास, गया यहाँ पर। ठीक, अब बॉल आया था किसी एक लाइन के अलोंग। ठीक है, मान लेते हैं कि ये बॉल मेरे पास ऐसा कुछ आया है। ठीक है, इस लाइन के अलोंग आपका पास आपका बॉल आया है और टकराने के बाद इस लाइन के अलोंग ही वापस चला गया है। ठीक, फिर से वही बात कर रहे हैं सर, इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब कि इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया है। ठीक है,
ये हमारे पास सरफेस हो गया, ग्राउंड हो गया, कुछ भी ले लो, ठीक है, ग्राउंड हो गया। ये बॉल मेरे पास आया था, लेट्स से कि स्पीड v के साथ आया था। अब क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है तो वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो सेम स्पीड से वापस में चला जाएगा, ठीक है, सेम स्पीड से वापस चला भी जाएगा। चलो मानो कि स्पीड सेम नहीं बोला हुआ, अलग अलग मान लेते हैं, मान लो v1 है और v2 है, ठीक है। तो क्या होगा, चलो मानते पहले तो कि ये एंगल थीटा से आया था और एंगल अल्फा पे चला गया, ठीक, ऐसा कुछ यहाँ पर होने वाला है। अब जरा सिंपल सी बात करते हैं, मैं क्या करने वाला हूँ, सब कंपोनेंट करने वाला हूँ कि इसमें कितना चेंज आएगा, कितना चेंज आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे इससे कंपोनेंट दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि एक 2D का पार्ट बन चुका है। तो एक कंपोनेंट लेंगे सरफेस के परपेंडिकुलर, एक लेंगे सरफेस के अलोंग। सेम कहानी उसके साथ भी, एक सरफेस के अलोंग, एक सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही बनेगा, करेक्ट। वेलोसिटी v1 कंपोनेंट लिया कितना, v1 cos थीटा, v1 sin थीटा, ठीक। सेम तरीके से अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा बनेगा, कंपाउंड करेंगे तो ये कितना, v2 sin अल्फा और ये v2 cos अल्फा, ठीक। अब देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि सर मानो कि ऐसे कुछ सरफेस थी मेरे पास, जब बॉल का कांटेक्ट बना होगा वो ऐसा कुछ कांटेक्ट बना होगा, ठीक। जब कांटेक्ट बना होगा तो इनका जो कांटेक्ट है वो इस लाइन के अलोंग है, ठीक, इस लाइन के अलोंग है। तो होगा क्या, तो जो 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 चेंजेस आएंगे ना वो भी इसी लाइन के अलोंग आएंगे। क्यों, क्योंकि जो भी इनका कांटेक्ट है, जो भी इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ है वो सब का सब इसी लाइन के अलोंग है। तो जो चेंज देखने को मिलते हैं वो इसी लाइन के अलोंग देखने को मिलते हैं। बोला आप कैसे भी थ्रो करो, ठीक है, कैसे भी थ्रो करो। अगर एक जनरल आइडिया मैं आपको दूं तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट है ना सेम डायरेक्शन में है और उसकी वैल्यू भी सेम आने वाली, लेकिन जो एटलीस्ट एक चेंज जो आपको डायरेक्टली दिख रहा है वो क्या, तो ये कंपोनेंट नीचे है और वो कंपोनेंट ऊपर है। मतलब कि पक्का फोर्स आपका इस लाइन के अलोंग ही आया है, तभी इसकी डायरेक्शन में चेंज हुआ है, करेक्ट है। तो ये एक बेसिक आइडिया है कि इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो इस लाइन के अलोंग होता है और उसकी वजह से कुछ फोर्स आता है, ठीक है। वैसे ये कहानी हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर कोलिजन वाले में, ठीक है। बाकी एक बेसिक आइडिया हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलोंग फोर्स आएगा, तो इसकी वजह से क्या होने वाला है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होने वाला है। अब बात करते हैं पहले तो एक तो एक्स डायरेक्शन में, एक्स वाले डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स डायरेक्शन बोल दो या पैरेलल टू द सरफेस बात कर देते हैं। तो हमें पता है कि इस कंपोनेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि इस तरफ कोई फोर्स ही नहीं था। हम यही बात करते हैं शुरुआत से ही कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में चेंजेस देखने को मिलते हैं, करेक्ट। अब क्या हुआ, इलास्टिक कोलिजन बोल रहे हैं हम तो, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन की बात करें, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सर पी इनिशियल वेक्टर की बात करता हूं सर, दो कंपोनेंट है, एक क्या होगा सर m v1 साइन थीटा आई कैप, ये वाला कंपोनेंट नीचे है तो m v1 cos थीटा जे कैप, ठीक। सेम तरीके से मैं बात करूं p फाइनल की, ठीक, वहां से लिखोगे तो क्या आएगा m v2 साइन अल्फा आई कैप और वो कंपोनेंट कितना m v2 cos थीटा जे कैप, ठीक। सॉरी ये प्लस में है, ठीक है। अब देखो ये नीचे थी वो ऊपर था, हमारे पास पी इनिशियल भी पी फाइनल भी है। हमारा सवाल अभी भी वही है सर, चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, मतलब कि पी फाइनल वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर, ठीक। ये इक्वेशन माइनस ये इक्वेशन, मुझे पता है कि सर और कुछ नहीं होता, वी साइन थीटा और वी साइन अल्फा बराबर है, मतलब कि ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट सेम है। तो जब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये टर्म तो आपस में हो जाएगी कैंसिल, बचती है सिर्फ ये वाली टर्म्स जे के वाली। तो m v2 cos थीटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कितना चाहो तो लिख देते हैं डिटेल में थोड़ा सा, माइनस और ये कितना माइनस m v1 cos थीटा, ये अल्फा था, ठीक। और ये सारी कहानी किस डायरेक्शन में है, जे के डायरेक्शन, ठीक। तो ऐसा कुछ हमारे पास कहानी निकल कर आया है। तो डेल्टा पी वेक्टर कितना निकल के आया सर, m ले लेते हैं कॉमन, v2 cos अल्फा माइनस v1 cos थीटा, ठीक है। ये मेरे पास चेंज इन मोमेंटम निकल कर आया है इन डायरेक्शन जे के, ठीक। ये मेरे पास मेन फॉर्मूला है, ठीक है। बाकी इसके बारे में कभी इतना पूछेगा नहीं, हमारी जो जनरली बात होती है वो इलास्टिक कोलिजन के बारे में कि सर अगर कोलिजन हमारे पास इलास्टिक हो जाए, एक मिनट को,
ठीक है, इतनी चीज मेरे पास क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर हमारे पास डेल्टा पी वेक्टर जो निकल के आया ना, कितना है, m v2 cos अल्फा प्लस v1 cos थीटा, ठीक है, जेकेप में। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि सर अगर कोलिजन मेरे पास इलास्टिक होता, इलास्टिक मतलब कि एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा मतलब कि v1 बराबर v2 आएगा। ठीक है, v1 बराबर v2 आएगा। सर इलास्टिक क्या है कुछ समझ आ रहा है, बस इतना समझ लो, इलास्टिक का सीधा सिंपल सा मतलब है कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, इतना मान के चलो। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं सर, एक इक्वेशन लिखी थी हमने x डायरेक्शन में, कितना, v1 sin थीटा बराबर v2 sin अल्फा लिखा था ना। तो क्या होगा सर, v1 और v2 बराबर बोल रहे हैं तो इससे ये टर्म कट जाएगा, बिल्कुल। तो क्या बचेगा सर, sin थीटा बराबर sin अल्फा आएगा, करेक्ट। अब ये दोनों वैल्यू सेम कब हो पाएंगी, जब थीटा और अल्फा बराबर हो जाएंगे, मतलब कि जितने एंगल से आया है उतना ही एंगल से वापस चला जाएगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये एंगल आ चुके हैं बराबर। अब अगर एंगल बराबर वेलोसिटी बराबर, तो इसमें वापस क्या बोल रहे हैं कि सर डेल्टा पी वेक्टर का जो वैल्यू है, मास तो सेम था ही सही, स्पीड भी सेम हो गया, v cos थीटा प्लस v cos थीटा जे केप में। सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है सर, 2mv cos थीटा आ रहा है जे केप डायरेक्शन में। तो ये आती है मेरे पास मेन कहानी निकलकर, जो मुझे दिमाग में सेट रखना है, ये चीज मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, अब हुआ क्या, मेरे पास दो फॉर्मूले निकल के आ गए। एक, जब सरफेस पे नॉर्मल इंसिडेंट हुआ था तब चेंज इन मोमेंटम वेक्टर कितना था मेरे पास सर, 2mv आया था, अगर सिर्फ वैल्यू की बात की जाए तो। सेकेंड केस में जब किसी एंगल पे आया तो डेल्टा पी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना, 2mv cos थीटा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, दिमाग में सेट रखो इन चीजों को, बहुत ही ज्यादा यूज में आती है, इस चैप्टर में यूज आएगा। गैस जो पढ़ोगे आप, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वहां पर थोड़ा इसका बहुत यूज पड़ता है। ठीक है, आप चैप्टर पढ़ोगे कोलिजन वाला, सेंटर ऑफ मास वाला, वहां पर थोड़ा बहुत यूज पड़ेगा। तो कई सारे चैप्टर जहाँ पे इनका यूज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्क्रीन पॉज मारो और इसको लिख लिया जाए। ठीक है, देखो बच्चे, अपन इसमें बात कर ली कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, कैसे निकालना रहेगा, पर सर इसको बताया क्यों है, बताता हूं। देखो, आते हैं वापस पुरानी कहानी, स्लाइड नंबर 1 पर। क्या बोल रहे हैं, देखो आपका जो सेकंड लॉ है ना, वो कहीं ना कहीं चेंज इन मोमेंटम से रिलेटेड है। तो पहले हमने बात की सर मोमेंटम चीज क्या होती है, फिर उसके चेंज की बात किया। अब बात करते हैं सेकंड लॉ एक्चुअल में बात क्या करता है। ठीक है, हमने कहा था सर इनर्शिया में क्या होता है, जब हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा है, हमने कहा था कि किसी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन सर कितना अप्लाई करना पड़ेगा, ये तो बताया ही नहीं आपने। सिंपल सी बात है कि किसी ऑब्जेक्ट को अपना स्टेट चेंज करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसका बेसिक नेचर ही वही है कि वो अपने स्टेट ऑफ मोशन में चेंज को अपोज करता है। अब अगर उसको चेंज करना है तो हमें बाहर से कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। अब अगर बाहर से कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा तो सर फोर्स लगाएं कितना, फोर्स तो कितना भी हो सकता है हमें, तो ये होता है जरूरत के हिसाब से कि आपको क्या प्रोसेस उससे करवाना है, हमें कितना उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना है, कितना उसका स्पीड बढ़ाना है, उसके हिसाब से आप उसको डिसाइड करते हो। अब सेकेंड लॉ का पहले बात करते हैं, स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, क्या बोलता है, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो, हम बात कर रहे हैं जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो पिक्चर में आएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आएगा तो वो चेंज करेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज करेगा तो इनडायरेक्टली ये मोमेंटम जो है ना, ये चेंज कर जाएगा। करेक्ट है क्या, वेलोसिटी चेंज तो मोमेंटम चेंज, मोमेंटम चेंज मतलब कि इनडायरेक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स आ जाने की वजह से उसकी मोमेंटम में चेंज आता है। ठीक, और सेकेंड लॉ यही बोल रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो फोर्स होता है ना, वो चेंज इन मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे आने वाला फोर्स इस चीज के प्रोपोर्शनल आने वाला है, इसलिए मैंने पहले आपको ये टर्म समझाया कि चेंज इन मोमेंटम निकालता है किस तरह से, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। कई बार बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, सर वैल्यू देखते हैं m इंटू वी, जाया तब भी mv, आया तब भी mv, चेंज हुआ 0 तो फोर्स 0 नहीं होता है।
ऐसे देखना पड़ेगा, डायरेक्शन है, सारी कहानी अपन देख चुके हैं। ठीक, तो अब क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक, फिर क्या बोला हुआ है, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ द मास, ये अपन देख लिया है। ठीक है, इसकी बात अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये मेरे पास पहले बात हो गया फोर्स के बारे में। ठीक है, कि फोर्स मेरे पास होता क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। अब इसकी बात करता है थोड़ा डिटेल में। ये तो अपन सारी बात की फिलहाल मोमेंटम की। ठीक है, अब आते हैं मैंने हमारी फोर्स की फॉर्मूला पे। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि जब हमारे पास जो फोर्स होता है ना, देखो फोर्स जो आप बोल रहे हो हमारे अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। अब एक तो लिखते हो क्या, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी वेक्टर और ये भी फोर्स वेक्टर। ठीक, थोड़ा क्लियर करते हैं इसको। क्या बोल रहे हैं कि सर जो फोर्स वेक्टर है ना वो कितना, डेल्टा पी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब सर देखो होता क्या है, हम शुरुआत से एक चीज पढ़ते हैं, एक तो एवरेज, एक इंस्टेंटेनियस। ये चीज अपन ने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, तो सेम कहानी यहाँ पर भी कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन का। ठीक है, फोर्स वेक्टर प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी वेक्टर, देख रहे हो ना, फोर्स वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी वेक्टर। टाइम वेक्टर होता नहीं, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ इसका रिलेशन निकल के आया है। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज आया, द डायरेक्शन इन विच मोमेंटम इज चेंजिंग, उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स आया होगा। सर क्या मतलब, सोचो, क्योंकि अगर मैं जा रहा हूं इस तरफ, मेरा स्पीड इस तरफ बढ़ रहा है, मतलब कि मेरा जो मोमेंटम है उसमें चेंज इस डायरेक्शन में आया, तो कंफर्म इस डायरेक्शन में फोर्स आया होगा। समझ रहे हो, मानो कि मैं जा रहा हूं इस तरफ, मेरा स्पीड लगातार कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब कि स्पीड चेंज हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, उसके लिए फोर्स कहाँ आया होगा, जैसे उसका चेंज हुआ है, मोमेंटम कम हो रहा है तो कम होने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आना पड़ेगा। समझ रहे हो, मैं जा रहा हूं इस तरफ, डायरेक्शन चेंज होकर ऊपर चला गया, तो पक्का कोई ना कोई फोर्स ऐसा आया होगा जो इसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा होगा। ठीक, तो जिस डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज आया है उसी डायरेक्शन में फोर्स आएगा। F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी वेक्टर, पी की तरफ नहीं बोल रहा हूं, जिस डायरेक्शन में चेंज आया। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास। अब ये जो बात कर रहा हूं ना, ये क्या है, मेरे पास एवरेज वैल्यू है। एवरेज वैल्यू, सर एवरेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप एक टाइम पीरियड की बात करो कि उस गिवन टाइम पीरियड में कितना चेंज आया है डिवाइडेड बाय टाइम कितना आया। तो कहने का मतलब क्या है वहां से कि सर रुको एक पेज ऐड ही कर देता है। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि F जो हम एवरेज बोल रहे हैं ना, कितना, डेल्टा P वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा T बोलेंगे। तो क्या मुझे किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला एवरेज फोर्स निकालना हो, ठीक, तो क्या बन जाएगा, P फाइनल वेक्टर P इनिशियल वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन डेल्टा T। आप समझ रहे हो कि सर मोमेंटम में चेंज क्यों पढ़ाया था, वो इसीलिए पढ़ाया था कि अगर आपको ऑब्जेक्ट के बारे में पता है कि इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम क्या है, कितने टाइम के लिए रहा है, ये जो प्रोसेस हुआ है कितने टाइम में हुआ है, तो उसकी हेल्प से आप उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला एवरेज फोर्स निकाल सकते हो। सर इसकी जरूरत क्या पड़ती है, थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए कैसे यूज कर सकते हो। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि भाई हम क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल आया था, बैट पे 45 डिग्री एंगल पे टकरा के चला गया 90 डिग्री पर, तो बताओ बैट ने बॉल पे कितना फोर्स अप्लाई किया। सिंपल सी बात है, मानो कि मेरे पास बैट रहा होगा ऐसा कुछ, ठीक है, बॉल आया यहां से, इस पे टकरा के यहां चला गया, समझ रहे हो, आया था 45 डिग्री एंगल पर, चला गया सेम एंगल 45 पर, ठीक, आया था कुछ स्पीड के साथ, सेम स्पीड से मान लो वापस चला गया। मैं पूछूं कि इस बैट ने इस पे कितना फोर्स अप्लाई किया, ठीक, इसने इस पे कितना फोर्स अप्लाई किया, यही के शब्द अभी भी देखा था, डेल्टा पी कितना 2mv cos थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है 45 डिग्री है, तो यहाँ रखो 2 मास m वेलोसिटी v cos 45, सिंपली cos 45 कितना होता है 1/√2 होता है, तो ये हुआ 2mv, ये हुआ 1/√2, इसको कट करोगे इससे तो ये कितना √2mv हो जाएगा, ठीक। अब साथ में बस एक वो टाइम दे दे सर कितने टाइम के लिए कांटेक्ट रहा है वो मिल जाएगा, तो मुझे फोर्स भी मिल जाएगा, समझ रहे हैं क्या। तो इस तरह से आप चेंज इन मोमेंटम की हेल्प से ये सारी कहानी निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो देखो अलग बात है, हमारे जो मेन मुद्दे की बात है सर एवरेज देख लिया, अब बात कर रहा हूँ इंस्टेंटेनियस कि किसी गिवन इंस्टेंट पर कितना फोर्स आ रहा होगा।
बात वही हम शुरुआत से देखते हैं कि सर लिमिट लगा दी जाती है कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0। टाइम आप इतना छोटा कंसिडर कर देते हो कि जो टाइम पीरियड आप ले रहे हो वो इतना छोटा ले लिया जाता है कि ऑलमोस्ट एक इंस्टेंट बन जाता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो ये जो टर्म है एफ इंस्टेंटेनियस कितना हो जाएगा, dp अपॉन dt हो जाएगा। ये किसी भी गिवन इंस्टेंट पर आपको फोर्स निकाल के दे सकता है। ठीक, अब ये चीज आपने बहुत कॉमन देखी है, ये चीज आप शुरुआत से बहुत देख रहे हो। एक्सेलरेशन पढ़ा तो dv अपॉन dt पढ़ा, v पढ़ा तो ds अपॉन dt पढ़ा, तो ऐसे ही फोर्स हमारे पास क्या dp अपॉन dt आया। सो d अपॉन d अपॉन d अपॉन d कब तक आएगा, आएगा हमेशा आएगा, लास्ट तक भी आएगा। d अपॉन d ये क्या होता है सर, डिफरेंशिएशन होता है। क्या बोलते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही बोलते हैं ना, डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सर जब जब रेट बोलेगा ना डिवाइड में टाइम ही आएगा, याद रख लेना। जब जब वो बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, हमेशा जब भी रेट का नाम लिया जाएगा डिवाइड में टाइम ही आएगा। ठीक, चलिए हम क्या बोल रहे हैं सर, ये जो टर्म है ना इसका मतलब क्या सर, डिफरेंशिएशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टी मतलब कि अगर हमारे पास मोमेंटम दे रखा हो इन टर्म्स ऑफ टाइम एक इक्वेशन के फॉर्मेट में, और मुझे किसी भी गिवन मोमेंट पर फोर्स निकालना हो, तो सिंपल क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे और फोर्स उस गिवन टाइम पर निकाल लोगे। ठीक, क्लियर। अगर मेरे पास क्वेश्चन हो ग्राफ से रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड, तो डिफरेंशिएशन हमने क्या पढ़ा है सर, स्लोप बोलते हैं हम इसको। ग्राफ में इसका मतलब होता है स्लोप। तो स्लोप ऑफ मोमेंटम p और टाइम t कर्व का जो होता है, ठीक है, स्लोप ऑफ pt कर्व, वो हमें उस गिवन पॉइंट पर फोर्स को दिखा देता है। मतलब कि अगर मेरे पास p और t में कोई कर्व दिया हुआ है तो उस कर्व का जो स्लोप है मुझे इंस्टेंटेनियस फोर्स निकाल कर देगा। समझ रहे हो। तो ये तो मैंने बात की एक सिंपल फॉर्मूला कि इससे आप क्या क्या निकाल सकते हो। ठीक है, अब वही बात है, हम स्लोप के बारे में पूरी बात कर चुके हैं। एक बार थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं क्या होता है कि सर अगर थीटा 90 से लेस होगा तो टेन थीटा पॉजिटिव आता है, टेन थीटा पॉजिटिव होगा तो फोर्स भी मेरे पास पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। ठीक, थीटा अगर मेरे पास 90 से ज़्यादा आ जाए तो टेन थीटा मेरे पास क्या नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो अगेन मेरे पास फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप ग्राफ वाले फॉर्मेट में भी इसके क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसकी मेन मुद्दे की बात कि सर ठीक है ये समझ में आ गया F इक्वल टू dp अपॉन dt होता है, बिल्कुल सही बात है। मोमेंटम p ये हमने अभी भी पढ़ा है m इंटू वी के बराबर। ठीक, हम फिलहाल ये मान रहे हैं कि पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, उसके लिए जनरल बात कर देते हैं। ठीक है, मोमेंटम है, फोर्स है, इस p की वैल्यू को यहाँ टिका देते हैं। ठीक है, यहाँ रख देते हैं तो क्या होने वाला है कि फोर्स F इक्वल टू d अपॉन dt m इंटू वी। ठीक, ऐसा कुछ। अब क्या होता है, जनरली जो आप देखते हो कि ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन हर केस में हो जरूरी नहीं। ठीक है, तो फिलहाल मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे पास मास भी एक वेरिएबल है और वेलोसिटी भी एक वेरिएबल है। सर मास वेरिएबल कैसे हो सकता है, देखो एक सिंपल सी बात करता हूं। कभी आपने सोचा है कि रॉकेट जब यहां से ऊपर निकलता है तो उसमें बहुत सारा फ्यूल होता है, वो बर्न होना स्टार्ट करता है। अब फ्यूल तो बहुत सारा, उसका भी अपना कुछ वेट रहा होगा। जैसे जैसे फ्यूल की बर्निंग होती है वो फ्यूल खत्म होने लगता है तो वेट लगातार कम हो रहा होता है, तो वहां पे आपका मास लगातार कम हो रहा होता है। बिल्कुल सही बात है। घर पे आप कभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हो, रेती वगैरह आती है गाड़ियों में, तो क्या होता है, अब वो है ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल लीक प्रूफ गाड़ी होती है, रेत कहीं गिरता ही नहीं है ना, तो थोड़ा थोड़ा रेत बाहर निकलता रहता है, सिस्टम का मास धीरे धीरे कम होता रहता है। ठीक, ट्रॉलीज होती हैं जो आपके वैगन्स वगैरह होती हैं, गाड़ी आगे आती है, ऊपर से मशीन चल रहा होता है तो आके वो जो भी आइटम होता है उसमें आके गिर जाता है। ठीक, तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल है जहां पर आपको वेरिएबल मास की बात की जाएगी। ठीक, तो हम क्या बोल रहे हैं सर, मास वेरिएबल है। ठीक है, तो हम इसको भी करने वाले हैं कंसिडर। अब बेसिकली हो क्या गया सर, डिफरेंशिएशन है दो वेरिएबल का। जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो उनका हो जाता है डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हो, जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है और उनका करना है डिफरेंशिएशन, तो आपको एक शॉर्ट में आप बताऊं कि आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है उसके लिए। ठीक है, वैसे बेसिक मैथ का है, सभी ने पढ़ा होगा मेरे अकॉर्डिंग, तो बाकी फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो क्या बोल रहे हैं कि सर मानो मेरे पास y इक्वल टू यू इंटू वी है। ठीक है, u और v दोनों ही हमारे पास x के फंक्शन है। मैं करना चाह रहा हूँ इसको डिफरेंशिएट।
तो डी अपॉन डी एक्स, दो वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन। तो अप्रोच क्या रहेगी, पहले एक को रखेंगे बाहर, दूसरे को करोगे डिफरेंशिएट, फिर दूसरे को रखोगे बाहर और पहले को करोगे डिफरेंशिएट। ये बेसिक हमारे पास अप्रोच होती है डिफरेंशिएशन करने की। जिनको याद है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं वो लिख ले। ठीक है, चलिए अब उसी प्रोसेस का इस्तेमाल मैं यहाँ करने वाला हूँ, उसी चीज का इस्तेमाल यहाँ करने वाला हूँ। देखो क्या बोल रहे हैं, डी अपॉन डी टी। सर पहला वेरिएबल बाहर रखा जाए और दूसरे को किया जाए डिफरेंशिएट, बिल्कुल सही बात। अब दूसरे को रखूंगा बाहर और पहले को कर दिया जाए डिफरेंशिएट, बिल्कुल सही बात। ऐसे कुछ खाना निकल कर आ रहा है। तो ये मेरे पास मेन फॉर्मूला होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले नेट फोर्स का। ठीक, अब सर dv अपॉन dt ये टर्म देखा हुआ लगता है, बिल्कुल। इसको आप क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ma प्लस v dm अपॉन dt। अरे सर ये तो गड़बड़ हो गई, हम तो बचपन से यही फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, हमें सिर्फ इतना ही पता था कि एफ नेट बराबर ma होता है। बिल्कुल सही बात बोली आपने, सिर्फ इतना ही पढ़ा था, बाकी असल में ये पूरा इसका फॉर्मूला बनता है, ये पूरा इसका फॉर्मूला बनता है। अब सर ठीक है ये चीज पढ़ ली, लेकिन हमें बार बार फिर यही क्यों पढ़ाया गया था? वो एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, वो एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है जो हमें क्या बता रहा है। देखो जो हमने पूरी कहानी लिखी है ना, F इक्वल्स टू क्या लिखा था, m dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt। ठीक, तो अगर सोचो कि सर अगर मेरे पास वेलोसिटी हो जाए कांस्टेंट, वेलोसिटी हो जाए कांस्टेंट, मतलब कि जो dv है चेंज इन वेलोसिटी, ये कितना आएगा, 0। अब चाहे डिवाइड में कुछ भी रखो आएगा तो 0 ही, मतलब कि जो फर्स्ट टर्म है ये हो जाती है 0। तो मेरे पास जो फोर्स निकल के आएगा वो कितना, m, एक मिनट, जो आएगा v dm बाय dt। ठीक, और ये होता है किसके लिए, वेरिएबल मासेस के लिए, वेरिएबल मास सिस्टम, जहां पे आपका मास लगातार चेंज हो रखा होता है। और ये होता है किसमें, रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट प्रोपल्शन। ठीक है, इसकी बात करेंगे आगे वाले चैप्टर्स में, बट फिलहाल के लिए बस इतना समझो उसको। ठीक, सेकंड जो चीज मैं बोल रहा हूं आपको कि सर अगर मेरे पास मास हो जाए कांस्टेंट, जो कि जनरली आप ऑब्जर्व करते हो कि मोस्ट ऑफ द केस आपके पास मास कांस्टेंट ही मिलता है, तो चेंज इन मास dm कितना होगा, 0 होगा। तो चाहे dm लिखो या फिर dm अपॉन dt लिखो, सेकेंड टर्म होगा इस बार 0, तो f कितना हो गया, m dv अपॉन dt, और f कितना है मेरे पास यहाँ से, मास इंटू एक्सेलरेशन, जो मोस्ट ऑफ द केस में आपके पास एप्लीकेबल होगा। ये कहानी जो आपको मोस्टली याद रखनी है, इसको याद रखने के लिए हमने इसको एक टेबलर फॉर्मेट में दिखा दिया है शॉर्ट में कि आपको क्या चीज याद रखना है। ठीक, ये रहा। ठीक है, ये कब के लिए, कि जब मेरे पास क्या हो, मास कांस्टेंट हो। ठीक, ये कब, जब मेरे पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस में आप ये वाला केस ही ऑब्जर्व करोगे, बाकी ये भी एक केस आएगा जब आप पढ़ोगे रॉकेट प्रोपल्शन, बाकी जनरल फॉर्मेट मेरे पास ये वाला ही होगा। ठीक, यहां तक हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये आया किस तरह से, पूरी कहानी कैसे लिखी है वो आपने डिटेल में यहां पर देख लिया है। ठीक है, तो आप चाहो तो स्क्रीन पॉज मार के इसको लिख सकते हो। ठीक है, अपन सारी चीजें देख ली डिटेल में। देखो ये पूरी कहानी अपन लिख दिया है, बस याद रखने के लिए अपन ने एक टेबलर फॉर्मेट वहां पे दे दिया है ताकि आप समझ पाओ कि दोनों फॉर्मूला अलग अलग हैं। हो सकता है दोनों साथ में भी आ जाए कभी, लेकिन जनरल फॉर्मेट आपको मोस्टली आपको ये देखने को मिलेगा, ये वाला फॉर्मेट आपको तब देखने को मिलेगा जब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो, मास आपका वेरिएबल हो, जैसे कि रॉकेट प्रोपल्शन वाला केस। ठीक है, तो यहां तक होती है अपनी थोड़ी सी कहानी क्लियर। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं सर, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल दो इसके। क्या बोल रहे हैं कि सर रियल लाइफ एग्जांपल, जहां जहां पर वेलोसिटी में चेंज आएगा, जहां जहां पर वेलोसिटी में चेंज आएगा, मोमेंटम में चेंज आएगा, मोमेंटम में चेंज आएगा तो फोर्स आएगा, और वही चीज आप यहाँ पे दिखाने वाले। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, किकिंग अ बॉल, फुटबॉल सभी ने खेला है, किक मारते हो तो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे है उसकी वेलोसिटी 0 है, अब आपने किक मार दिया तो उसको क्या मिल गया, कुछ वेलोसिटी मिल गया, कुछ मोमेंटम आ गया। तो इनिशियल मोमेंटम 0, अभी कुछ मोमेंटम आ गया, तो मोमेंटम में चेंज आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। जब मोमेंटम में चेंज आया है तो कंफर्म वहां पे कोई फोर्स आया होगा, और चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम करके आप उस फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक,
नेक्स्ट क्या है, प्लेइंग गोल्फ। अब गोल्फ देखें तो ये क्या है सर, अमीरों का खेल होता है, क्रिकेट जैसा होता है, वहां पे छोटी सी बॉल होती है, बड़ा सा डंडा होता है, उससे मारते हैं। उसमें भी सेम प्रोसेस है, जो ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे है, आपने कुछ फोर्स लगाया, स्टिक के थ्रू उसको हिट किया, कुछ इस पे फोर्स आया, फोर्स की वजह से कुछ मोमेंटम में चेंज आया और वो आप वहां पे ऑब्जर्व करते हो। ठीक, ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल है। बाकी सर हमें ये समझ नहीं आते, हमें समझ में आता है क्रिकेट, क्रिकेट सभी ने देखा हुआ। तो क्या होता है क्रिकेट में, क्या होता है, बॉल आती है, बैट पे टकराती है, किसी एंगल पे आया, किसी और एंगल पे चला गया, आपने कुछ फोर्स अप्लाई किया था, फोर्स की वजह से मोमेंटम में कुछ चेंज आया, मोमेंटम में चेंज आया तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए, उसके डायरेक्शन में चेंज हो जाए। जब दोनों में कुछ चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से बॉल रिवर्ट होकर कहीं और चली जाती है। ठीक है, इसलिए तो बहुत बोलते हैं ना कि सर प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में। जब क्रिकेट खेलते हो प्लेसमेंट करना पड़ता है। सब प्लेसमेंट का मतलब क्या है सर, टाइमिंग। टाइमिंग मतलब कि ऐसे टाइम पर बॉल को बैट के कांटेक्ट में लाया जाए जब आपके पास जो एंगल है, जो वेलोसिटी है, इतना प्रॉपर बैठे कि आप जहां हिट करना चाहते हो ना वो उसी के अकॉर्डिंग चला जाए। पता पड़े कि भैया बैट ऐसे है, बॉल आके यहां जा रहा है, मैं वहां चाहता था वहां पे, वो टकरा के यहां से यहां चला गया। इसलिए कई बोलते ना कि बैट लग के प्लेसमेंट सही नहीं हुआ, कैच आउट हो गया, वो सारी कहानी इसी के जैसे होती है। टाइमिंग बैठाना पड़ता है कि कितना हमें एंगल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारी कहानी अपन को देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस सारे सारी चीजें ना ये कहीं ना कहीं इस चीज से रिलेटेड है। चलो बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। क्या बोल रहे हैं, इफ अ बास्केटबॉल इज थ्रोन एट 250 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अब एक आदत दिमाग में डाल लिया जाए, जब भी कोई टर्म पढ़ते हो ना उसकी यूनिट के हिसाब से अंदाजा लगाओ कि आपको क्या दिया हुआ है। कई बार वो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में नहीं देगा कि ये टर्म क्या होती है। ठीक है, तो देखो क्या बोला हुआ है, 250 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर ये यूनिट होती है एक्सेलरेशन की, तो उसने आपको पहले एक्सेलरेशन दे दिया है कितना, 250 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, फिर क्या बोला हुआ है, उसका मास दे रखा कितना, 3 kg। ठीक है, फिर बोल रहा है कि ये सारा प्रोसेस करने के लिए हमें कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सर, मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दे रखा है, फोर्स पूछा हुआ है। सर फोर्स होता है क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना सर 250 है, एक्सेलरेशन कितना सर, कितना 3 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करो कितना 750 न्यूटन। इतना फोर्स सिस्टम पे आया होगा तब जाके इस मास के ऑब्जेक्ट को इतना एक्सेलरेशन मिला होगा। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, कोई खास चीज इसमें है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ, हाउ मच हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ 3000 kg कार एट 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम स्टोरी है सर, फिर से हमें मास दे रखा है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, दोनों का फिर बोला हुआ है कि क्या बोलते हैं नेट फोर्स बताओ। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन किया, मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू 3 कितना 18, तो 18,000 न्यूटन। या फिर आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन, यूनिट कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 18 किलो न्यूटन। किलो मतलब होता है 10⁻3। ठीक, तो ये आप इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये तो बड़े बड़े आसान से क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं आपको एक डायग्राम के फॉर्मेट में दिखाऊं कि क्वेश्चन से कैसा कैसा बन सकता है, ठीक है, तो देखो एक अच्छा एग्जांपल देखते हैं। क्या बोल रहे हैं कि सर एक एग्जांपल है, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास ऐसा कुछ। ठीक, इस पे हमने लगा दिए 2 फोर्सेस। एक फोर्स मैंने लगा दिया यहाँ कहीं, कितना 3 न्यूटन। एक मैंने लगा दिया यहाँ पे कितना 4 न्यूटन। इस ऑब्जेक्ट का मास कितना, में 10 kg दे रखा है। ठीक, हमसे पूछा गया सर इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कैसे बताया जाए। सर देखो बात तो क्या है, फिलहाल आपका सिस्टम क्या है, रेस्ट पर है। ठीक, अब इस पे जहां फोर्स लगाया जाता है सिस्टम वहीं पे जाता है। बिल्कुल सही बात है सर, आपने बताया भी था कि जहां फोर्स लगता है बॉडी का मोशन वहीं पर चेंज होता है। तो सर इसके हिसाब से तो बॉडी पे 2 फोर्स है, ये यहां भी जाना चाहिए वहां भी जाना चाहिए। नहीं बना लायकों, क्या होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है बॉडी वहां जाता है। क्या बोल रहे हैं सर, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा बॉडी वहां पर जाएगा। सर कैसे, देखो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी है, 2 फोर्सेज है, इनका रिजल्टेंट बीच में कहीं आया होगा, कहां नहीं पता, यहाँ कहीं आया होगा, नेट फोर्स F आया होगा। सब इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, देखो हम क्या बोल रहे हैं कि ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो अगर मैं रिजल्टेंट का वैल्यू निकालना चाहूँ तो हमने वेक्टर पढ़ा हुआ है, वेक्टर में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। क्या बोलते थे सर, p² + q²
प्लस 2pq cos थीटा। ऐसी चीज अपन ने बहुत देखी है। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं सर, इनके बीच में एंगल जो है वो कितना है, 90 है। 90 है मतलब कि cos 90 होता है 0, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर आएगा। तो एक चीज दिमाग में अच्छे से बैठा लिया जाए कि सिस्टम पे अगर दो फोर्स और दोनों 90 डिग्री पर है तो उनका रिजल्टेंट हमेशा स्क्वायर करके सम करने से ही आ जाएगा। ठीक, तो नेट फोर्स क्या है सिस्टम पे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। ठीक, सिस्टम पे मुझे नेट फोर्स मिल गया। पूछा क्या था सर, एक्सेलरेशन। ठीक है, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, फोर्स हमें कितना नहीं मिला, 5 न्यूटन, मास कितना 10 kg, एक्सेलरेशन नहीं पता, तो A कितना का यहाँ से 5 डिवाइडेड बाई 10 मतलब कि 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इस तरह से आप इसको सोल्व कर पाओगे। ठीक, चलो एक और दिखाता हूं वेक्टर फॉर्मेट में। क्या दिया हुआ है, क्या बोल रहे हैं कि सर एक फोर्स दिया हुआ है, मैं फिर से एक दे दिया हमें कितना, फोर्स वेक्टर 3ik प्लस 4jk। ठीक, हमारे पास एक मास दिया हुआ है 5 kg। पूछा है सर इसका एक्सेलरेशन वेक्टर कितना होगा। ठीक, सिंपल फॉर्मूला बेस है। ठीक है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन क्या होगा सर, फोर्स डिवाइडेड बाय मास होता है। ठीक है, तो जो डायरेक्शन इसका वही डायरेक्शन इसका भी, सिंपल रखते हैं यहाँ पे वैल्यू। फोर्स वेक्टर कितना सर, 3ik है प्लस 4jk है डिवाइडेड बाय 5। चाहो तो दोनों को अलग अलग कर दो, तो एक्सेलरेशन वेक्टर कितना है हमारे पास, 3/5 ik पाया है और 4/5 jk पाया है। तो इस तरह से आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ बेसिक एग्जांपल देखिए, वो बिल्कुल बेसिक चीज देखिए कि फोर्स क्या होता है, मोमेंटम क्या चीज होती है। ठीक है, मोमेंटम में चेंज क्या आएगा, मोमेंटम में चेंज को आप सेकंड लॉ से कैसे रिलेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी कहानी अपन ने यहाँ पे देखी है। देखो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है फिलहाल। ठीक है, डिटेल में बात करी जाएगी, क्वेश्चन आपको बहुत सारे करवाऊंगा मैं अच्छे। ठीक है, एक सिंपल जो आपको फॉर्मेट बताऊंगा कि मोस्टली किस टाइप के फॉर्मेट आपके पास बनते हैं, हर टाइप का फॉर्मेट आपको करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक फॉर्मेट अपन ने देखा है कि सेकेंड लॉ चीज क्या है, मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो ये सारी कहानी अपन ने देख लिया है। ठीक, सो आई होप यू डिड फॉलो द लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट वन, ऑल द बेस्ट।